हेलो जो ना पढ़ो। अंदर आओ। एम नहीं भाव नीचे देखो। नीचे थे हम फेरवल पड़े। बस प्लीज कम ऑन दिस एंट्री नंबर 47। प्लीज कम ऑन एंट्री 47। चलो वार्ता ओछी करो। अब 52 पे आओ। चलो इंपॉर्टेंट वाले पहले खत्म करना है ना। Now let's understand what is the information of this particular exemption. Let's see. Tour operator services. Again, we are talking about exemptions. Tour operator services which is performed partly in India and partly outside India, which is supplied by, supplier कौन होना चाहिए? Tour operator. Recipient कौन होना चाहिए? Foreign tourist. To the extent, exemption कहां तक है? To the extent value of value of tour operator service which is performed
आउटसाइड इंडिया। देखो मल्टीपल कंडीशंस हैं यहाँ पे। सबसे पहला, टूर ऑपरेटर तो इंडिया का है, लेकिन जो टूरिस्ट है वो कहाँ का होना चाहिए? फॉरेन टूरिस्ट होना चाहिए। टूर इज परफॉर्म नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली आउटसाइड इंडिया, इट इज पार्टली इन इंडिया, पार्टली आउटसाइड इंडिया। तो एग्जम्पशन कहां तक मिलेगा? टू द एक्सटेंट टूर कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया। एम आई क्लियर? तो अगर 5 दिन का टूर है, अब 3 दिन इंडिया में, 2 दिन नेपाल में, प्रोपोर्शनेट कर लेंगे फिर। टोटल अमाउंट का प्रोपोर्शनेट 2/5 वुड बी अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू नेपाल। नेपाल इंडिया के बाहर है ना? गुड। So understand multiple conditions we are having here. Tour operator services, which is performed partly in India, partly outside India. So performance again matter. Then supplied by a tour operator. टूर ऑपरेटर तो इंडिया का है, तो ही तुम डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया के बाहर का टूर ऑपरेटर होता तो हमें क्यों लेना देना नहीं इंडियन जीएसटी में। बट द टूरिस्ट दैट इज अ रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? फॉरेन टूरिस्ट होना चाहिए। और एग्जम्पशन भी कहां तक मिलेगा? टू द एक्सटेंट वैल्यू ऑफ अ टूर विच इज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया। अब ना, कल ऐसा मेरे को ना ये प्रतीक ने क्वेश्चन पूछा ना, तो मैं थोड़ा हिल गया था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जब मैं बता रहा हूं आपको कि एग्जम्पशन के लिए हम नॉर्मली इस तरीके से देखते हैं। देखो बहुत डिटेल में एग्जम्पशंस हैं, बहुत स्पेसिफिक, डिटेल मतलब बहुत स्पेसिफिक एग्जम्पशंस हैं। जैसे कि सप्लायर स्पेसिफाइड, सर्विस स्पेसिफाइड, रिसिपिएंट स्पेसिफाइड, और तीनों स्पेसिफाइड। आर यू गेटिंग इट? तो जब मैं बता रहा हूं कि रिसिपिएंट स्पेसिफाइड, उसका मतलब ये नहीं है कि सर्विस एग्जम्प्ट नहीं है, रिसिपिएंट एग्जम्प्ट है। अरे हम बात ही कर रहे हैं एग्जम्पशन ऑफ सर्विस की। तो ये जो सप्लायर कौन होना चाहिए, रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, सर्विस क्या होनी चाहिए, ये सारी उसकी कंडीशंस हैं जिससे कि कोई सर्विस एग्जम्प्ट हो पाए। तो पर्सन कभी एग्जम्प्ट नहीं होगा। सप्लायर एंड रिसिपिएंट कुड बी द कंडीशन, एग्जम्प्ट तो गुड्स या सर्विस ही होगी। एम आई क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं? तो प्लीज, अच्छा ऐसे भी एग्जम्पशन हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। सारी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पर्टिकुलर पर्सन इज एग्जम्प्टेड, लेट्स से आरबीआई फॉर एग्जाम्पल। है नहीं ऐसा तो याद मत रख लेना ये। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई, सेबी, लेट्स से इट वाज केप्ट अंडर एग्जम्पशन। तो सारी सर्विसेज जो उनको प्रोवाइड की जाती वो एग्जम्प्ट हो जाती, सारी सर्विस पे। एम आई क्लियर? बाकी सब जगह पे जहां कॉम्बिनेशन आता है, वहां सप्लायर एंड द रिसिपिएंट इज स्पेसिफाइड, एग्जम्पशन तो सर्विस का ही है। क्लियर है कि नहीं है ये बात? वैसे यहां पे सर्विस कौन सी एग्जम्प्ट हो सकती है? टूर ऑपरेटर सर्विस एग्जम्प्ट हो सकती है अगर इंडिया का टूर ऑपरेटर होता, रिसिपिएंट फॉरेन टूरिस्ट होता, टूर हैज बीन कंडक्टेड पार्टली इन इंडिया, पार्टली आउटसाइड इंडिया, तो एग्जम्पशन मिलता। और वो भी कितना, वो भी बताया है इन्होंने। टू द एक्सटेंट परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, पूरा नहीं, ओनली टू द एक्सटेंट परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया। एम आई क्लियर ऑन दिस? दिस कुड बी वेरी गुड इफ आई एम अ पेपर सेटर। एमसीक्यू यहां से आएगा, जहां तुम सोचते रहोगे कि टैक्सेबल एग्जाम या पूरा टैक्सेबल या पूरा एग्जाम है, जबकि बीच वाला आंसर। Now, what is the proviso? Let's understand. Provided that value of tour operator service performed outside India shall be such proportion of the total consideration charge for the entire tour, which is equal to the proportionate which the number of days for which the tour is performed outside India
टू द टोटल नंबर ऑफ डेज और પહેલા જે વાર્તા કરીએ શું હતી ખબર છે 2/5 મેં કીધું ને તમને 3 દિવસ ઇન્ડિયામાં 2 દિવસ ઇન્ડિયાની બહાર તો ટોટલ 5 દિવસની ટૂર હતી તો એક્ઝમ્પશન 2/5 અથવા તો ઓર મેક્સિમમ લિમિટ 50% of the total consideration whichever is this is the maximum amount of exemption which is available. This is a maximum limit is 50%. Am I clear? Then what is the further proviso? Provided further that in making above calculations, any duration of time equal to or exceeding 12 hours, मतलब 12 घंटे से ज्यादा तुम इंडिया में रुके तो पूरा दिन इंडिया में माना जाएगा। 12 घंटे से ज्यादा का टाइम तुम इंडिया के बाहर थे तो इंडिया के बाहर माना जाएगा। फिर पूरा दिन 24 आवर होते हैं ना, तो 12 आवर्स और उससे ज्यादा अगर तुम इंडिया में हो तो पूरा दिन इंडिया में हो। 12 आवर्स या उससे ज्यादा तुम इंडिया के बाहर हो तो फिर पूरा दिन इंडिया के बाहर हो। Shall be considered as a one full day of any duration of time less than 12 hours shall be taken as the half day. Clear? हेलो, फॉरेन टूरिस्ट का मतलब एक्सप्लेन किया है और इसके नीचे ना जो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्विकली गो थ्रू दैट। पहले ऊपर एक बार पढ़ लो, 5 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं इसी में से पॉसिबिलिटी है सीधा कोई एग्जाम्पल आपके एमसीक्यू में रख दे।
डन। 12 वाला 1 डे काउंट करता है, वो इंडिया और फॉरेन दोनों की एप्लीकेशन है। तो ये सी वाली क्वेश्चन में उन्होंने 3 दिन नहीं लिया, 5.5 डेज 2.5 डेज नहीं लिया। तो 12 से कम है तो हाफ डे लिखा हुआ है ना ऊपर ये, टेकन एज हाफ डे। ये बताओ उससे कम तो आप गॉट इट। गॉट इट। हरिओ, प्लीज कम ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज एंट्री नंबर 54। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे भी ना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप पढ़ोगे समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सी दिस आर द एक्टिविटीज सर्विसेज, अगेन वी आर रीडिंग द लिस्ट ऑफ services which are exempted. We are reading the list of services which are exempted. So this is a service relating to agriculture activity, agricultural activity. तो अंडरस्टैंड क्या कवर हुआ है यहाँ, ए से लेके नीचे जहां तक क्लॉजेस जा रहे हैं जी तक। एनी सर्विस स्टार्टिंग फ्रॉम फार्म से लेके एपीएमसी मार्केट तक, दैट इज अ प्राइमरी मार्केट। एपीएमसी मार्केट इज अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कमिटी मार्केट, समथिंग एपीएमसी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। तो फार्म से लेके एपीएमसी मार्केट तक जितना भी फार्मर को सर्विसेज की जरूरत लगेगी वो सारे लिस्ट आउट किए हुए हैं। हेलो, तो रेंट पे ट्रैक्टर या कोई मशीनरी लाना एग्रीकल्चर के लिए, वेयरहाउस रेंट पे लेना, या कोई और सर्विसेज लेना, इवन द रेंट ऑफ दिस एपीएमसी वाला जो जगह होती है जहां पे तुम आपके अनाज स्टोर करोगे, उसका रेंट ऑल्सो केप्ट अंडर एग्जम्पशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्म अप टू एपीएमसी मार्केट ऑल सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड। लेकिन फिर एपीएमसी मार्केट में जाके आप पान का गल्ला करो तो नहीं है। आई होप समथिंग रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्लियर है ये बात? श्योर। चलो क्विकली गो थ्रू दैट, सारी वही एक्टिविटीज दिखेगी आपको। थोड़े के लिए
और एक तो खाना खाने के लिए ट्रायल करना ये लोग पता नहीं इसके लिए हाँ सेकंड लाइन पे एक्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट लिखा है हाँ, तो रेडिंग ऑफ हॉर्सेस इज नॉट एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये और ये ऊपर 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 बताएगा अरे रेडिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड फाइबर और एनी रीजन, पूरा एक ही सेंटेंस है। इट इज इन कॉन्टेक्स्ट विद द रेडिंग ऑफ हॉर्सेस ओनली। घोड़े का उपयोग कहाँ करोगे वो रेलेवेंट नहीं है। घोड़ों से बेसिकली उनको तकलीफ है, तुम गधे रखो चलेगा। ये डिपेंड करे ना कोई प्रोडक्ट सेल करे, but that is taxability on goods. If it is in form of agriculture to agriculture produce itself, then the goods are exempt. એગ્રીકલ્ચર ફોર્મમાં જતું હોય તો છૂટક લોકોને વેચે એની જ વાત કરું છું.
એની અંદર પણ ટેક્સેબિલિટી છે કે 20 કિલોનો કટ્ટો છે કે લૂઝ ફોર્મમાં તમે એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ વેચો છો. શાકભાજી ઇઝ એક્ઝમ્પ્ટ, તો ટમેટા ગમે એટલી વખત વેચાય એક્ઝમ્પ્ટ જ રહે. ઘઉં ને બધાની અંદર બ્રાન્ડમાં જતું હોય અને પેકમાં જતું હોય, then it is taxable. क्लियर है? चलो 54 is over. Yeah. Next, job work 55. Please understand what is under exemption. ये भी ना आपके इक्वेशन में 4-5 अलग सेंटेंसेस देंगे या सिचुएशन देंगे जहां आपको बताना है कि क्या ये टैक्सेबल है कि नहीं है, और वो 5 या 7 एक्टिविटी वुड बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज. तो आपको इसलिए समझना जरूरी है कि ये सारे पूछे गए हैं एग्जाम में, इसी में से कहीं ना कहीं एक वाला सेंटेंस. सो रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस पूछेंगे तो टैक्सेबल है फिर, तो उधर एग्रीकल्चर एक्टिविटी लेके नहीं आना है अपन को. एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, अगेन दिस इज समथिंग रिलेटिंग टू जॉब वर्क. जॉब वर्क मतलब क्या? किसी और के गुड्स पे काम करना. किसी और के गुड्स पे काम करना इज अ जॉब वर्क. हेलो, किसी और के गुड्स पे काम करना इज अ जॉब वर्क. So carrying out an intermediate production process as a job work, लेकिन किसके? In relation to cultivation of plants, rearing of all life form of animal, obviously except horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar product or agriculture produce. So job work कौन सा कवर हुआ है? Please try to understand what activity. Intermediate production process as a job work in relation to cultivation of plant and rearing of all life form of animal. मतलब plant का breeding और animal का breeding, that is what they are talking. So अगर उस पे हम काम कर रहे हैं to generate more better plant, to generate more better breed of any particular animal, that is again under an exemption. Clear है? Next, 61. This is a service provided by central government, state government, union authority, sorry, union territory, local authority. कौन सी वाली? By way of issuance of passport, visa, driving license, birth certificate, that certificate. उसके लिए जो फीस गवर्नमेंट हमसे लेता है, that is exempted without any monetary limit. Exempt up to 5,000 ऐसा नहीं है. Without any monetary limit, it is exempted. अच्छा, आगे एक एग्जम्पशन आएगा जहां पे एग्जम्प्ट है अप टू 5,000, लेकिन वो लिमिट यहां एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज एन एग्जम्पशन विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट. दिस इज एग्जम्पशन विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट. सो कीप दैट इन योर माइंड. क्लियर? 2 मिनट क्विकली चलो गो थ्रू इट एंड देन वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट. सब छोटे छोटे हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं ज्यादा. डन है? अब ये एजुकेशन वाला है, एंट्री नंबर 66. इसको सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, कीप इट एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट. एग्जम्पशन है तो इसके पूछने के चांसेस आर क्वाइट अ बिट हाई. So therefore, please try to pay attention. Now let's see. Services provided. See, we are trying to understand two things here. पहला, services provided by educational institute. Hello. Services provided by educational institute. And second one, services provided to educational institute.
both are covered under entry number 66, whether it is a services provided by educational institute या services provided to educational institute, both are covered under this entry number 66. तो ध्यान से पहले समझना कि what we are talking. पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड, फिर क्या लिखा हुआ है, बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और यहां से टू स्टार्ट होता है. क्लियर है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है कि यहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज सप्लायर. यहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज सप्लायर. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज अ रिसिपिएंट. And somehow both have been kept under exemption, but specific exemption. Clear है ये? पहला, services provided by educational institute to its student, faculty, and the staff. We can say that all services provided by educational institute to अपने स्टूडेंट, अपनी फैकल्टी और अपने स्टाफ को. बट द एजुकेशन इंस्टीट्यूट डज नॉट इंक्लूड कोचिंग क्लासेस. दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल एंड प्ले हाउस. ओनली दोस. एंड दिस UGC recognized colleges. This is only recognized as an educational institute, not the coaching institute. That is a weird thing that, see, even I don't know whether you're aware or not. 2 दिन पहले या कल का ही न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा हो, कल या डे बिफोर यस्टरडे, गवर्नमेंट वाज थिंकिंग ऑफ reducing the rate of GST on general medical insurance, and then they didn't. अब एक साइड पूरी कंट्री is suffering from lack of insurance, mediclaim. Government per se, even after getting, they are disclosing that the collection of the GST is 1.5 billion crores this month. But in the name of security, social security, we are just having an Aadhaar card. Nothing beyond that. और ये जो माँ कार्ड दिया हुआ है, कितनों ने यहाँ पे है जिसने वो जेन्युइनली अच्छी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए यूज किया. इट्स नॉट वर्किंग. सो एक साइड, एक तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जो मेडिकल इज द प्राइमरी थिंग. देखो, मेडिकल क्लीन होना चाहिए. जैसे आदि, मैं और प्रीति ना वॉक पे अलग अलग रास्ते पे सुबह जाते हैं, तो आज जो रास्ते थे उधर देख के तुम्हें लगे यार क्या कर रहे हैं लोग, इतना गंदा. अभी तक वहां इतने मास पॉपुलेशन रहते हैं. आपको बताऊं मैं, ये एकोटा वाला जो ब्रिज है ना, वो इस पैदल उधर से चल के जाना उस ब्रिज से, मैं सोचा उधर एटमोसफेयर अच्छा होगा अर्ली मॉर्निंग, सो लेट्स गो दैट. अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तो आज मतलब इधर चलते हैं, उधर थोड़ा मजा आता है. लेकिन इतना भयंकर गंदगी है उधर, और वहां इतने सारे लोग रहते हैं. अब यहाँ पे रोग चारों ना फटे तो सूं था. तो सबसे पहले तो तुम्हें सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए, वो तो है ही नहीं. अच्छा, कोई बात नहीं, लोग अपने हिसाब से कर लेंगे. लेकिन जहां मैं मेडिक्लेम लेना चाहता हूं, वहां इतना सारा 18% GST एम सपोज टू पे. मतलब 100 रुपए के प्रीमियम पे 18 रुपए तुम्हें चाहिए, तो बंदा कैसे अफोर्ड कर पाएगा? मतलब अंडर इंश्योर्ड ही रहेगा ना बंदा. आप खुद अपने घर पे जाके पूछ लेना कितने रुपए का मेडिक्लेम है, कितने रुपए का मेडिक्लेम है. तुम्हारे घर पे पता है किसी को कि कितने का मेडिक्लेम पापा मम्मी ने लेके रखा हुआ है? मेडिक्लेम, यू अंडरस्टैंड नो, इट्स नॉट LIC आई एम टॉकिंग. कितने का होगा?
जेन्युइनली क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा, इवन माय फादर व्हेन आई टुक मेडिक्लेम ने, बोल इतना मेडिक्लेम लेने की क्या जरूरत है? मेडिक्लेम कितना के लेके रखते हैं लोग, पेरेंट्स? मैक्सिमम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बहुत ज्यादा है तो 5 लाख। एक चीज समझना, ये सीए बनने के बाद तुम्हारी पहली सैलरी से मम्मी के लिए साड़ी, पापा के लिए कपड़े नहीं लाने हैं। सबसे पहले तुम्हें कराना है खुद का टर्म इंश्योरेंस, 1 करोड़ वाला, बिकॉज योर वैल्यू इज दैट मच। कि तुम्हें कुछ हो जाए इतना इन्वेस्ट करने के बाद, तो फिर फैमिली का क्या? तो टर्म इंश्योरेंस सबसे पहला। दूसरा है मेडिक्लेम, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, एंड आर इंस्टीट्यूट इज गिविंग, मेरा खुद का सीए इंस्टीट्यूट का ही मेडिक्लेम है, और मार्केट रेट से बहुत सस्ता है। उसके बाद जो पैसे बचते हैं ना, उसको खर्च करने होते हैं। पहले मोबाइल का ईएमआई नहीं स्टार्ट करना होता है कि सैलरी आई चलो आईफोन ले लो। डोंट डू दैट स्टुपिडिटी, इट इज अ यूजलेस थिंग। जब तुम्हें लगे, अच्छा खर्चा कैसे करना होता है ये तुम सीए में हो, इसको मेरे को समझाना नहीं चाहिए। कभी भी तुम्हारी सैलरी से ईएमआई नहीं होने चाहिए। तुम्हें खर्चा कब करना चाहिए पता है? मैं कैसे करता हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं जितना भी कमाया ना, वो अर्निंग सीधा कभी खर्चे में जा ही नहीं सकता है। देयर इज नो रूट, नो नो नो, दैट विल गो इन एन इन्वेस्टमेंट, एंड वट एवर इन्वेस्टमेंट इज जनरेटिंग अ रिटर्न, दैट रिटर्न आई एम स्पेंडिंग। So that money is parked. And out of that money, whatever I'm generating in the name of rent, in the name of interest, in the name of dividend, in the name of gain, that money I'm spending on car, mobile, luxury, basically. Basic necessity वगैरह दूध ना हो तो क्या, नहीं नहीं अजी डिविडेंड नहीं आप्યું टीसीएस। Not talking about that. ટીસીએસ ના ડિવિડન્ડ નું હિટ કરે પછી ઘરે રાજવીર રડતો હોય દૂધ માટે, ને કોક નહીં નહીં બેટા ઉભો રહે, આજે છે બોર્ડ મીટિંગ, they probably might decide. I'm talking about luxury items. Luxury, you understand, કે જેની વગર આપણી લાઈફ ચાલી જ રહી છે, કઈ અટકી નથી રહ્યું, હા, કોઈ એવી ઉતાવળ નથી, શાંતિથી, પણ यू जनरेट वेल्थ। देखो, 2 कैटेगरी के लोग मैंने देखे हैं जीवन में, मतलब मैं भी तुम्हारे जैसे ही बोला ना, मैंने चप्पल घिस घिस के पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है बाय बर्थ कोई बिलियनियर फैमिली में जन्मा हुआ हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वही चप्पल पहन के 200 से 20,000 वाले जूते तक का जर्नी है ये, यही है 20,000 वाले, 200 रुपए के जूते से 20,000 के जूते तक। लेकिन ये सब किसमें से आता है? ये फ्री है, फ्री लिया मैंने, 20,000 उसकी कॉस्ट है, मेरे को फ्री में मिला है बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड, सिर्फ पॉइंट में से। आई डोंट स्पेंड एनीथिंग इन कैश, नथिंग, नेवर एवर, एवरीथिंग 100% ऑफ माई एक्सपेंडिचर इज थ्रू क्रेडिट कार्ड। लेकिन उसको मैं एज अ लोन नहीं यूज करता हूँ, कभी भी उसमें से मैंने ईएमआई नहीं किया, या तो हफ्ता बाउंस कभी नहीं होता उसका, इज जस्ट रूटिंग थ्रू मैक्सिमम पॉइंट्स, और उस पॉइंट से तुम जो चाहो खरीद सकते हो। फिर कोई 20,000 का मैंने खर्चा नहीं किया है, जूते पहने, मैं कुछ और भी खरीद सकता, लेकिन अब जूते खरीदने हैं इस बार, तो उसके 1 भी रुपए का खर्चा नहीं है। अगर मैं ये कर रहा हूं तो तुम दुनिया का प्लानिंग करोगे, दुनिया का कंपनी को प्रॉफिट में रखोगे, और अपन का कुछ नहीं। मतलब पंडाल में रसोई में भूखे रहे, तो अपना तो होना चाहिए ना प्रॉपर प्लान। तो आप पहले इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके इन्वेस्टमेंट के अर्निंग में से, अगर देखो पुरानी मेरे पास स्विफ्ट थी, ठीक है, बिजैज है, 35 लाख कहीं से मैंने सेव करके रखे हुए हैं। उसका मेरे को फॉर्च्यूनर लेना चाहिए कि कोई शॉप लेना चाहिए जो रेंट पे हो? अच्छा शॉप ले लिया, उसमें से रेंट आ रहा है मेरे को 20,000 का, उससे मेरी कार का ईएमआई होगा फ्री में, और प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो ही रही है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा 35 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 35 लाख की जरूरत नहीं है, 35 लाख की प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे पास 10-15 लाख होने सफिशियंट है, और फिर भी तुम फ्री में उस प्रॉपर्टी के ओनर हो सकते हो। तो 35 लाख की प्रॉपर्टी है, 15 लाख मैंने दिए, बाकी का लोन किया, लोन का जितना इंस्टॉलमेंट उतना ही मेरा रेंट।
without doing anything, in the next 10 years you are the owner of a property which is having a value, और अब तुम कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, सीधा प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख 60 लाख, मतलब 10 साल में डबल तो हो ही जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क। हाँ, बीच में पैसे बचते हैं तो उसको पे कर दो लोन को। हेलो। और उसका रेंट भी फिर टैक्सेबल नहीं रहेगा ना, क्यों? हाउस प्रॉपर्टी पड़े हो ना। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो विद इन द मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है रेसिडेंशियल ओनली, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी अगर तुम रेंट पे देते हो तो उसका रेंट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, प्रोवाइडेड यू हैव नॉट गिवन इट विथ फर्नीचर। व्हेन यू आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट इट, देन द थिंग्स विल बी कॉम्प्लिकेटेड, कि भाई फिर वो एचपी में नहीं आए, आईओएस पीजीबीपी में जा सकता है। अदरवाइज तो इंटरेस्ट वॉट एवर यू आर पेइंग इज डिडक्टेबल। अच्छा, तुम थोड़े स्मार्ट हो तो तुम एटीसी का भी बेनिफिट ले सकते हो, भले कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, घर के रिनोवेशन पे नाम पे लोन लो, हो सकता है ना ये। दुनिया का रिटर्न फाइल करोगे, अपना कुछ नहीं। दिस इज हाउ यू शुड प्लान एवरीथिंग, स्मॉलेस्ट थिंग। तो पहली सैलरी से तो पहला काम विदाउट एनी सेकंड थॉट अभी से बोल दो, सी में बनने के बाद मतलब एग्जाम भी दे दो, तुम्हें लग रहा है कि हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं ना। सीए में बनने के बाद बिफोर यू आर ज्वाइनिंग एनीथिंग यू विल बी हैविंग मिनिमम 2-3 months बिफोर यू आर ज्वाइनिंग। रिजल्ट के बाद वैसे ही दूसरे दिन से कोई तुम्हें रखने नहीं वाला है। तो पहला, ये 2-3 महीने में क्या करना है, वो बोला था मैंने विपाशना, अगर जा सकते हो तो, अगर जा सकते हो, कंपलसरी नहीं है ये किसी के लिए भी, उससे क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा। फिर पैसे जैसे अर्न करना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट इज अ प्रायोरिटी राइट नाउ। प्रायोरिटी इज नॉट स्टार्टिंग इन ईएमआई फॉर, चलो बुलेट ले लेते हैं, बुलेट 350 सीसी का अभी 2.5 लाख का आ रहा है, अभी अतुल देख के आया, बता रहा था 2,70,000, 350 सीसी का डब्बा। 350 सीसी इज लाइक स्प्लेंडर ओनली, अगर तुम्हें चलाना ही है, मतलब अगर शौक है तुम्हें तो कम से कम 500 सीसी चाहिए, तब जाके वो डेजर्ट स्ट्रॉम है मेरा वैसा चाहिए, वो तो पता नहीं 5 का होगा अभी। अच्छा, मैंने लिया था, अब मैं बेचूं उससे ज्यादा प्राइस मिलेगा मेरे को। मेरा एक फ्रेंड जा रहा था फॉरेन, 2 महीने यूज किया था, 80,000 में लिया था, 2,000 किलोमीटर ही नहीं घुमा था। आज मैं बेचूं तो मेरे को कम से कम 2 लाख मिलेंगे उसके, इतना यूज करने के बाद। अच्छा, मेरी पहली कार थी, मैंने ली थी फियाट की कार थी पहली, पालियो आती थी, पालियो, तो पुंटो है ना ऐसे ही, अब वो भी बंद हो गया, फियाट तो कंपनी बंद हो गया। वो ली थी मैंने सिर्फ 70,000, बेची 1 लाख में 2 साल यूज करने के बाद। यू हैव टू वेट नो, सी द लायन इज द किंग ऑफ जंगल, दैट डज नॉट मीन सबके पीछे भागता रहता है, और जिसको भी देखा उसके पीछे मारने के लिए नहीं भागता ना, वो राह देखता है अपनी रेंज में कब आती है चीज, उसकी रेंज में आया फिर तो हाथी हो तो भी मरना पड़ेगा भाई। 2-3 लोगों ने, अगर 2-3 शेयर ने सोच लिया, दिस इज हाउ बिजनेस वर्क, 2-3 शेयर जैसे है पार्टनर्स, और सोच लिया कि इस हाथी को गिराना है, तो हाथी को गिरना पड़ेगा फिर। हाँ, थोड़े लपड़े लगेंगे, हाथी है ना सामने, लेकिन दैट इज फाइन, दैट इज द रिस्क दैट यू आर टेकिंग। लेकिन पार्टनर्स भी फिर ऐसे चाहिए शेर जैसे, ऐसा नहीं कुत्ते जैसे, मतलब अब तुम्हारे से पहले वो भाग चुके हैं और तुम खड़े हो हाँ कोने पे। तो ऑल दिस ना इज अ पार्ट, जैसे हो जाओगे ये सब चीजें कोई सिखाता ही नहीं है। फिर ईएमआई स्टार्ट करते हैं और फिर पूरी लाइफ घर का ही ईएमआई चलता रहता है, घर का ईएमआई चलता रहता है, मतलब 25 साल का ईएमआई भरते रहोगे तुम, तुम्हारी सैलरी का 90% ईएमआई जाता है, कोई इमरजेंसी फंड है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारे बैंक के अंदर इमरजेंसी फंड होना चाहिए कितना, जैसे कि तुम्हारे घर का खर्चा है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से 40,000, ये दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट घर का मिनिमम खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, दूध, શાકભાજી, ઘઉં ને આ બધાનો જીવવાનો ખર્ચો, लेट्स कीप इट 40। तुम्हारा उतना नहीं होगा, शादी के बाद बढ़ता है ये सब खर्चा, हाँ, बच्चे के बाद और स्कूल की फीस, मतलब तुम्हारा सीए में जितना है ना खर्चा सीएमए का, उतना उससे ज्यादा राघव का 1 साल का स्कूल का फीस है, इतना महंगा है। सीएमए अगर हमें महंगा लग रहा है तो उसका 1 साल का 4th स्टैंडर्ड का फीस उससे ज्यादा है, पूरे सीएमए कोर्स से। दिस इज, एंड
अब जब कोचिंग इंस्टीट्यूट पे गवर्नमेंट जीएसटी लगा रहा है 18%, मतलब तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मोटिवेशन क्या है इसमें? मतलब ये क्या कॉलेज में कोई पढ़ाता नहीं है उसको एग्जाम रखा है? कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ लिटरली एक्चुअली लोग पढ़ाते हैं, अरे क्यों रखा है? एजुकेशन करो ना, टैक्स फ्री है। अरे इनकम टैक्स लो, कोई बात नहीं, चलो जीएसटी क्यों ले रहे हो उस पर? आई फेल टू अंडरस्टैंड, बट फिर भी चल रहा है ऐसे ही। और ये सारे पैसे पता नहीं कहाँ यूज करते हैं, फिर रोड बनाते हैं ऐसे जो बारिश गिरने पे। अच्छा, उसके रोड टैक्स अलग पे करते हैं हम, बाय द वे। बट दिस इज व्हाट इट इज। चलता रहेगा चलता रहेगा। द हाईएस्ट माइग्रेशन ऑफ द मोस्ट वेल्दी फैमिली ऑफ इंडिया हैज हैपेंड इन लास्ट 2 years। लोग इंडिया छोड़ छोड़ के, जो बिलियनियर्स या करोड़पति लोग थे, सबसे ज्यादा माइग्रेट हुए लास्ट 2 साल में। अच्छे दिन आ गए हैं अपने। वेदर इट्स बीजेपी और कांग्रेस, एवरीवन शुड फील द कंपटीशन टू डू द गुड जॉब। अपन क्या है बताइए, बारिश में 4 दिन परेशान हुए, गालियां दे दी कॉर्पोरेटर, नहीं आओ नहीं। जैसे इलेक्शन आएगा ना, मैं हिंदू तू मुस्लिम, दैट इज आवर एजेंडा, एंड वी आर नॉट इवन टॉकिंग ऑन इट। मतलब सिचुएशन ऐसी कर दी है अनफॉर्चुनेटली कि व्हेन यू आर क्रिटिसाइजिंग ना a bad person, but if that bad person is, let's say for example, if is belong to BJP, so you are anti-national then, because you are criticizing one, not to the party, to that person. Or why can't I criticize? If I can criticize openly to the Congress, why can't I criticize BJP? I can, I will. तो जो अच्छा है वही अच्छा है, बंदा अच्छा होना चाहिए। और इन लोगों का कोई होता ही नहीं है माँ बाप। देखो कांग्रेस वाले सारे बीजेपी में आ गए, कांग्रेस में कोई है ही नहीं। ये बेचारा गांधी घूमता रहता है, पद यात्रा करता रहता है, सारे इधर आ गए। अच्छा, जिस दिन कांग्रेस आ गया ना, बीजेपी वाले सारे इधर बैठे होंगे। बीजेपी में आज जो जितने स्पोक पर्सन है ना, जो क्रिटिसाइज करते हैं ऑपोजिशन को, वो सारे उसी ऑपोजिशन से आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कितने सारे लोग हैं, कांग्रेस के कितने सारे लोग हैं जो कि क्रिटिसाइज करते हैं इन्हीं लोगों को अभी। तो दे आर हैविंग देयर बिजनेस, दिस इज अ बिजनेस फॉर देम। कोई सेवा नहीं कर रहा। तुम्हें लग रहा है कभी भी? आप देखो, अभी भी मैं जा रहा था ना, मैं और इरफान कल जा रहे थे एक जगह, मीटिंग था, तो इतना बड़ा एक नई पॉलिटिकल पार्टी का बोर्ड लगा हुआ था, कुछ नहीं पलता ही नाम था, और नीचे 2 लोगों के फोटो छपे हुए थे। देख के गुंडे लग रहे हैं। लिटरली, मतलब फोटो ही वही दबंग वाला ही फोटो खींच के चापा उन्होंने। ये क्या तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे? डर लग रहा है इनसे यार। हमें तुम्हारी रक्षा करी, सिपाही नहीं कर रही। शांति थी जीवा दे बहुत। देखा है कुछ नया पार्टी का बैनर बहुत सारे लगे हुए हैं, तो देखना। ये मैं कहाँ बोला था, रात्रि बाजार के बाहर है, उधर देखना। एक नया पॉलिटिकल पार्टी है कोई, नाम भी नहीं पता मेरे को, सिर्फ फोटो देखना ये क्या है बे? वो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछों। व्हाट यू आर डूइंग यार, कम ऑन। मतलब कैसे भरोसा करेगा कोई बंदा तुम्हारे पे? एनीवेज, वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट exemption to educational institute, splitted into 2 parts: services provided by educational institute, services provided to educational institute, services provided by educational institute, all services, please keep in mind, first line वाले के लिए पढ़ रहा हूं मैं। All services provided by educational institute to their student, their faculties and their staff members are exempt. All services. So it is not only teaching, all services. तो जैसे राघव की स्कूल फीस का रिसिप्ट जब आता है ना, तो उसमें ट्यूशन फी, टर्म फी, लंच फी, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर के नाम बताएंगे, सारा एग्जाम। अच्छा, अगर उसमें ट्रैवलिंग वाला आता है तो भी एग्जाम। if school is charging if school is charging certain amount of money for transportation, then also it is exempt. All services, hello, hello, hello,
जय माता दी लेक्चर में जो बताऊं। हाँ हाँ। So all services provided by Education Institute to their student, faculty, and the staff has been kept under exemption. All means whatsoever in whatever name. Clear है? By Education Institute to these three people: student, faculty, and staff. Second, services provided by Education Institute by way of. अब देखना ये थोड़ा इंटरेस्टिंग. Conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee. ये क्यों आया? आपको फॉर एग्जांपल अगर यहाँ बीबीए में एडमिशन लेना है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, वाइवा होगा, फिर जाके आपका सिलेक्शन मेरिट पे आएगा. अब उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी फीस आपको पे करना पड़ेगा. जब तक तुम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके बीबीए के स्टूडेंट नहीं बन जाते हो तब तक तुम स्टूडेंट नहीं हो. हेलो. तो जितनी एंट्रेंस एग्जाम हमें देनी पड़ेगी तो ये तो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम है, उससे हम इसके स्टूडेंट नहीं हो गए. पहले वाले में तो कब कवर होता था? स्टूडेंट हो जाने के बाद. दिस इज प्री बीइंग अ स्टूडेंट. Therefore, a separate line item is required कि any entrance examination which is being conducted by this education institute for giving admission for separate consideration which has been charged for it, that is kept under exemption. That has been kept under exemption. Am I clear or not? हाँ हाँ. Just someone message करो. શું થયું? હા તો કાલે કરી ટૂંકમાં કાલે ને. ઠીક છે. ઓકે. ઠીક છે. ઓકે. નો પ્રોબ્લેમ. Am I clear or not? So services provided by this education institute, there are two categories. First is to the students, staff, and the faculties has been kept under exemption. Second category, they are still not yet become a student. They are still appearing for an entrance examination. On clearance of this entrance examination, they probably may become. Right now, they are not student. But still that has been kept under exemption. So these are the two categories where services provided by Education Institute has been kept under exemption. Am I clear or not? Everyone, I hope. Next is services provided to. So पहला जो था वो था this two services provided by. Now we are going to understand services provided to. Am I clear or not? Let's see what are those services. Services provided to Education Institute by way of. Now they are specifying which services. ध्यान देना. देखो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ना मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया गया है. स्कूल्स एंड द यूनिवर्सिटीज. तो सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल्स आर एग्जम्प्टेड. सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आर अंडर एग्जम्पशन. तो वो कैसे स्प्लिट किया है आगे पढ़ने के बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो नीचे 1 2 3 4 दिए हैं तो इसमें से कुछ हैं जो कि स्कूल को एप्लीकेबल है, कुछ हैं जो कि कॉलेज को एप्लीकेबल है, कुछ हैं जो दोनों को एप्लीकेबल. फाइन. सो पहला सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ. पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर स्प्लिट करेंगे किसे क्या एप्लीकेबल है. पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ. क्या पढ़ रहे हैं हम? इट इज नॉट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, इट इज ए सर्विसेज प्रोवाइडेड. मतलब मेरे पास बस है, मैंने ये बस भाड़े पे दिया किसे? स्कूल को. और स्कूल इस बस का यूज करके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ करेगा. हेलो. सो ए हैज अ बस which it has given to, let's say, school. Then they are using for student, faculty, and staff. So this is covered under by. Hello. This is covered under two. Am I clear or not? हेलो एवरीवन. अब सुन लो, यहां पे भी एक और मैंने कल एक रखा था होल्ड पे. कहां था वो? चलो जाओ उधर.
यार ये बंद कैसे हो गया? जस्ट अ सेकंड। पेज नंबर 12 ना? 6.12. दिस इज समथिंग दैट वी हैव केप्ट अंडर होल्ड। अच्छा ये क्या था? रेंटिंग ऑफ व्हीकल था। अब देखो ना, तो दिस इज रेंटिंग ऑफ व्हीकल। हेलो, अभी हमने क्या पढ़ा? पहले पढ़ा सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टाफ, फैकल्टीज एंड द स्टूडेंट इज एग्जाम, वो बाय में आ गया। अब जिस बंदे ने अपनी बस स्कूल को भाड़े पे दी है, तो वो भी इस पे जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल में आ गया, वो टू में आ गया। ये क्या है पता है? मतलब ए टू स्कूल टू स्टाफ। ए ने किसको दिया? स्कूल को। स्कूल ने किसको दिया? स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को। ठीक है, ये क्या है? अच्छा, ए के पास भी बस नहीं था, वो बी से लेके आया था। सो बी टू ए टू स्कूल, स्कूल टू स्टाफ, फैकल्टीज एंड स्टूडेंट। दिस इज फ्रॉम बी टू ए। हेलो, फ्लो आप समझे? B has given that bus to A. A has given this bus to school, student, faculty, staff. यहां से लेके यहां तक कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 66। 66 ये आया बाय में, ये आया टू में। दिस इज अंडर एंट्री नंबर 22। एम आई क्लियर और नॉट? सो ए भी अगर किसी और से भाड़े पे लेके आया है, सो मोटर व्हीकल, अब पढ़ लेते हैं तो तुम समझ में आए यही है कि नहीं? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ। किसको? टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हेलो, ऐसे बंदे को, मतलब ए, ऐसे बंदे को तुमने बस भाड़े पे दिया जो बंदा आगे स्कूल को भाड़े पे दे रहा है, इसलिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। एम ए क्लियर और नॉट? तो ये फ्लो बना के रखा तो क्लियर रहा हमें, तो तुम भी बना के रखना। सो आप ए टू बी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम क्या दे रहे हो तुम। बी टू ए अंडर एंट्री नंबर 22। हेलो, ए टू स्कूल अंडर एंट्री नंबर 66, लेकिन टू वाली कैटेगरी में। स्कूल टू स्टाफ, स्टूडेंट एंड द फैकल्टीज अंडर एंट्री नंबर 66 ओनली, बट अंडर बाय कैटेगरी। एवरीवन आई होप अंडरस्टूड दिस। क्लियर है ये? श्योर? फाइन, वापिस आ जाता है उसी हमारी एंट्री में। अब उस टाइम पे तुम्हें मैं ये रेंट वाला एक्सप्लेन करता तो तुम्हें समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। क्लियर है ये? सो नाउ अगेन वी आर डूइंग व्हाट? सर्विस इज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पहला आया था बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड द स्टाफ हैज बीन केप्ट अंडर एग्जम्पशन। दूसरा आ रहा है सर्विस इज प्रोवाइडेड टू। देखो ये सारी सर्विसेज जब स्कूल आगे बच्चों को देगा ना, तो एग्जाम है ही ऊपर। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जब स्कूल किसी और से खरीदेगा ये सब चीजें, तो उसको भी जीएसटी नहीं लगाना है। सो कौन सी सर्विस? टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ कैटरिंग, इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। सो कैटरिंग सर्विस दूसरा कौन सा आया? कैटरिंग सर्विस। पहला था ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तीसरा सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग, चौथा सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। किसी और से तुम सर्विस ले रहे हो एग्जाम कराने के लिए या तो एडमिशन प्रोसेस थ्रू करने के लिए। नीचे एक और है फिफ्थ, ये रहा फिफ्थ वाला। ये एक्चुअली इधर आना चाहिए था, नीचे चला गया गलती से। ठीक है, तो शिफ्ट कर देंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स एंड पीरियडिकल्स। अब देखो इससे पता चल रहा है कि ये कॉलेजेस के लिए होगा।
मिड डे मील कॉलेज वाले नहीं देते, वो स्कूल के लिए होगा। तो जो एग्जाम्पशन स्कूल को है वो कॉलेज को नहीं है, जो कॉलेज को है, वो स्कूल को नहीं है। हेलो, ये बहुत ध्यान देना। कौन कौन सा एग्जाम्पशन आया पहले एक बार समझो। कौन कौन सी सर्विसेज अगर स्कूल मतलब कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट ले रहा है तो एग्जाम है। पहला कौन सा आया? ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा आया कैटरिंग। तीसरा आया सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग। चौथा आया एडमिशन एग्जामिनेशन। पांचवा आया ऑनलाइन जर्नल्स। ठीक है। अब इन पांच में से कब स्कूल को एप्लीकेबल होगा, मतलब कौन सा स्कूल को एप्लीकेबल होता है, कौन सा यूनिवर्सिटीज को एप्लीकेबल होता है, दैट इज व्हाट इट इज रिटर्न इन दिस प्रोवाइजो। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोवाइजो। क्या बोल रहा है प्रोवाइजो? प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन 1 2 3। 1 2 3 में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, हेलो, कैटरिंग, सिक्योरिटी क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग, ये तीन 1 2 3। So nothing provided in 1 2 3 shall be applied to educational institute other than institute providing services by way of preschool education up to higher secondary or equivalent. So जो 1 2 3 है, this is for schools only। मतलब यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हैं ना जो बंदा, he will charge GST। वही सिक्योरिटी वाला बंदा अगर स्कूल के बाहर अपने बंदे को रखे हुए हैं और स्कूल को जब इनवॉइस देगा, विल नॉट चार्ज GST। हेलो, जैसे हमारी एक सिक्योरिटी एजेंसी है, हमने कुछ लोग एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर डिप्लॉय किए हुए हैं, कुछ लोग हमने नवरचना स्कूल में डिप्लॉय किए हुए हैं। सो एमएस यूनिवर्सिटी में जितने लोग हमने रखे हुए हैं उसका जब इनवॉइस बनेंगे तब जीएसटी चार्ज करेंगे, क्योंकि 1 2 3 एग्जामिशन इज अवेलेबल ओनली टू स्कूल नॉट टू यूनिवर्सिटीज। और जो बंदे हमने नवरचना स्कूल में रखे हुए हैं उसका जब मैं बिल इनवॉइस करूंगा नवरचना को तब मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। एम आई क्लियर और नॉट? अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस दिया हुआ है किसी स्कूल को, स्कूल को दिया है तो मैं चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस भाड़े में दिया हुआ है पारुल यूनिवर्सिटी को, मैं जीएसटी चार्ज करूंगा। हेलो, लेकिन ये टू में ही है रिस्ट्रिक्शन। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू द स्टूडेंट फैकल्टी इन द स्टाफ इज एग्जम्प्ट। वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि स्कूल या कॉलेज, ऑल सर्विसेज बाय देम इज एग्जम्प्ट। हम बात कर रहे हैं टू देम, वहां डिस्क्रिमिनेशन है कि ये स्कूल के लिए, ये कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के लिए। एम आई क्लियर और नॉट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अच्छा, प्रोवाइजो खत्म नहीं होता है यहाँ पे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन इन 5, फिफ्थ वाला ये वाला, shall apply to schools। So this is only for universities। अब बचा क्या? This is for, am I clear or not? अंडरस्टूड है ये? चलो, चलो 5 मिनट दे रहा हूँ, गो थ्रू दैट एंड ट्राई टू कंक्लूड इट।
क्लियर, समझ में आया? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड इट. हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है दैट इन केस इफ दे आर आस्किंग एनी क्वेश्चन आउट ऑफ एग्जाम्शन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, है ना? उतना प्रिसाइज नहीं बता सकता आएगा ये था, लेकिन ये कुछ है जो कि सीधा अफेक्ट करता है हमें. फाइन. आ जाओ एंट्री नंबर 69 पे. डन. नाउ यहाँ पे सिर्फ तुम्हें नाम याद रखने हैं. दिस आर few programs. If service is provided under these programs, then it is exempt. Any service is provided by, so supplier specific है. Any services मतलब all services provided by this people are exempted. अच्छा, ये क्या सर्विस देते हैं? These are nothing but the vocational programs. Vocational program मतलब क्या? ये जो वेल्डर, फिटर वाળો જે આઈટીઆઈ પ્રોગ્રામ્સ ચાલતા હોય છે ને, આઈટીઆઈ ની અંદર those programs. अब उसको कौन मैनेज करता है? दिस आर द एजेंसीज विच इज मैनेजिंग इट. सो सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी, सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो तुम्हें नाम याद रखना है सिर्फ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिखा मतलब एग्जाम. दूसरा, सेक्टर स्किल काउंसिल, एसएससी. तीसरा, एन असेसमेंट एजेंसी अप्रूव्ड बाय एसएससी और एनएसडीसी. तो एनएसडीसी, एसएससी या उनकी अप्रूव की गई हुई एजेंसी, या तो ट्रेनिंग पार्टनर्स अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी और एसएससी इन रिलेशन टू. अब आ रहा है क्या? नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. अब यही सारी बातें, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज अंडर नेशनल स्कीम, स्किल सर्टिफिकेट एंड मॉनेटरी रिवार्ड स्कीम, सब नाम है स्कीम के. फिर एनी अदर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय एनएसडीसी. तो तुम्हें यहाँ पे नाम याद रखने हैं, ये दिखे तुम्हें, एनएसडीसी, एसएससी मतलब एग्जम्प्टेड. हेलो. इसके अलावा ये कुछ काम ही नहीं करते. तो एजेंसी अप्रूव्ड बाय देम तो भी एग्जम्प्टेड, ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय देम तो भी एग्जम्प्टेड. कहीं तुम्हें वो सेंटेंस में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या एसएससी दिखे, दैट मीन्स इट इज एग्जम्प्टेड. क्लियर है? तो सिर्फ उसको समराइज करके, हाईलाइट करके बाजू में लिख के रखो. फाइन, देन विल मूव ऑन. ये कभी कभी सेंटेंस में डाल देते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट करके रखा हुआ है. तुम्हें समझ में आना चाहिए. फाइन, ये दिखा मतलब एग्जम्प्टेड. ये वो इंश्योरेंस वाले जैसा है, अलग अलग स्कीम के नाम थे ना, तुम्हें एक बार सिर्फ पढ़ने, फिर ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा कि हाँ पढ़ा हुआ है ये, ऐसा कोई स्कीम था. क्लियर है ये?
चलो नेक्स्ट पे आते हैं. दिस इज ऑल्सो यू कैन मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट. Services by way of healthcare services by clinical establishment and authorized medical practitioner or paramedics. ध्यान से सुनो, 3 लोग आए हैं. Clinical establishment, basically this is nothing but hospitals. Authorized medical practitioners, nothing but doctors. Paramedics मतलब nurses, they are not doctors. So all supporting staff. अच्छा, it includes your radiologist, it includes your pathologist. They are not doctors, but this is a paramedic. तो तुम ब्लड रिपोर्ट कराने जाओ, उसके जो पैसे लगेंगे उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. वाई? बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन इट. हेल्थ केयर सर्विस में 3 चीजें आई. एक तो डॉक्टर खुद, उसकी एसोसिएट्स, पैरामेडिक्स. मेडिसिन नहीं, मेडिसिन आर टैक्सेबल. दैट इज द गुड्स. वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज. हेलो. तो नर्सिस exempted. Am I clear or not? And clinical establishment, that is in hospital. Understand? ऐसा क्यों लिखना पड़ा? हॉस्पिटल जैसे हो गया बायलाल अमीन हॉस्पिटल. ध्यान से सुनना. बायलाल अमीन हॉस्पिटल is collecting, let's say for one operation, 5 lakh rupees. Hello. And they are paying to doctor 3 lakh rupees for the same operation. 2 lakh rupees hospital will retain as infrastructure cost. Operation theater provide करना सारा, मतलब रियल एस्टेट वाला उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट 2 लाख भाईलाल अपने पास खुद रखेगा. Am I clear or not? ये क्वेश्चन क्या आता है? The doctor is providing services to whom? To patient or to hospital? तुम समझेगे नहीं समझ मेरा क्वेश्चन? डॉक्टर किसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? हॉस्पिटल को. हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज किसे? पेशेंट. तो हॉस्पिटल इज नॉट अ डॉक्टर, बट इज एन एस्टेब्लिशमेंट. हाउ कैन वी इंक्लूड इट अंडर द हेल्थ केयर? दैट इज द रीजन स्पेसिफिकली इंक्लूडेड. सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल. मतलब आप अगर दवाई लेने जाते हो अपने घर के पास नॉर्मल सर्दी जुकाम में, जिसके पास वो फॉर एग्जांपल 200 रुपए लेता है और प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा कि बाहर से दवाई ले लो, तो वो तो सीधा आ गया क्या? डॉक्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पेशेंट. लेकिन हॉस्पिटल में जब तुम जाते हो तब तो तुम्हारा रहने का खर्चा, हेलो, खाना तुम्हें प्रोवाइड करेंगे वहीं से, ये सारा आर ऑल्सो अंडर एग्जम्पशन. एम आई क्लियर और नॉट? अब हॉस्पिटल में भी तुम जाओ ना तो तुम्हें लगेगा 5 स्टार होटल में आया हूँ. सच्ची बता रहा हूँ. मेरे एक क्लोज रिलेटिव, आपसे भी छोटा बच्चा था, दोनों किडनी फेल हो गई थी. किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं बड़ौदा लेके आया था उसको, तो भाईलाल में किया था. अब जो भाईलाल का नया बिल्डिंग बना है, अंदर तुम जाओ उसके ऊपर सूट वाले रूम बनाए. सूट्स होटल में होते हैं ना, मतलब ये रूम उसका हॉस्पिटल का एक रूम हमारे 2 क्लासरूम जितना था. सुपर लग्जरियस. तुम्हें लगे ही नहीं तुम हॉस्पिटल में हो. तुम्हें लगा कि रिसोर्ट में रहने के लिए आए. वेटिंग लॉन्ज में बैठोगे तुम लगेगा मैं रिसोर्ट में ही बैठा हूं. नाउ इट हैज बिन. अब देखो पर्पस पूरा तुम मार रहे हो यहाँ पे. क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की जगह पे तुम इसमें लग्जरी डाल रहे हो. इसके लिए ये प्रोवाइजो जो नीचे लिखा हुआ है ना वो ऐड हुआ फिर. अदरवाइज पहले कोई रूम चार्जेस पे भी जीएसटी नहीं था. विदाउट एनी कैप कितना भी रेंट है चलेगा. अब क्योंकि उसको दिन ब दिन ये लोग लग्जरी करते गए, डिलक्स, सुपर डिलक्स, सूट्स तक जाता है. मतलब पेशेंट के साथ, अब क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के साथ तो हम नहीं रह सकते, दे आर वेरी प्रोन टू द इन्फेक्शन एंड ऑल दैट. लेकिन अगर लेट्स से
जब मेरे फादर का मैंने नी रिप्लेसमेंट किया था, उनका एक बेड, और हम 4 लोग सो सके उतना और अंदर तामझाम, 4 लोग हम सो रहे थे। नहीं, मेरा भाई, मेरे चाचा, 4 लोग कंफर्टेबली, थोड़ा खस એવું नहीं। 4 लोग तो बाकी अपने किचन में भी सो जाए जगह करके, एक ગોદડીમાં 2 જણા આવી જશે, એવું नहीं। Dedicated bed. There are 2 beds and there is a sofa which can converted into double bed. And there are 2 ACs और कुछ 90 इंच का टीवी। 90। मैं बोला, आप तो अपने इतना तामझाम, मैंने बोला ना, हम मेडिक्लेम की बात कर रहे थे। 2 लाख का मेडिक्लेम कभी लाइफ में मत लेना। 2 लाख से तुम्हारा गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा नहीं हो। ऐसा होगा कभी कि 2 लाख का खर्चा हो गया हॉस्पिटल में, अब तो हम बेड डेड सारा पूरा मतलब नादार થઈ ગયા આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 2 લાખ, 2 લાખ માં નહીં થાય એવું। જ્યારે ખર્ચો 15 લાખ આવશે, 20 લાખ આવશે, दैट पॉइंट इन अ टाइम तुम्हें मांगने जाना पड़ेगा। सो मेडिक्लेम लेके रखा है मैंने 20 लाख का, उसके 1% तक रूम मिलता, मतलब पर डे 20,000 तक का रूम, तब मुझे कोई टेंशन नहीं। 20,000 से ऊपर का पर डे का खर्चा सिर्फ रूम का, तो यू आर ऑलमोस्ट कवर्ड। इसलिए ये सब अफोर्ड कर पाते हैं। ये भी घर के पैसे नहीं है। अच्छा, प्रीमियम आता है अच्छा खासा, 40,000, और 40,000 ભરાય। वो फादर्स एंड मदर्स आर लाइक दैट, ये 40,000 પાછા કેટલા મળશે? કશું જ નહીં। એના માટે તમારે બીમાર પડવું પડે। इट इज अबाउट रिस्क मिटिगेशन यार। इधर किधर तुम पैसे बचाने की बात, वो अपने हिसाब से बोलेंगे ना, अपन को अपने हिसाब से सोचने का कि भाई फिर टेंशन लेके घूमने का। अभी तुमने ऐसे ही नया नया कैरियर सीए बन के स्टार्ट किया हो, 5 पैसे बचाने के चक्कर में, अब अब समझ लो नॉर्मल। देखो, ये नी रिप्लेसमेंट, ये तो नॉर्मल चीज है। खर्चा होता है 4.5 लाख एक नी का, 4 साढ़े 4 लाख। नॉर्मल कैटरेक्ट में तुम अच्छा लेंस डालो, पहुंच जाता है। अब जाके 10,000 में भी होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन वो चांस नहीं लेंगे ना अपनी मदर के लिए या फादर के लिए। अब ये क्योंकि अब अगर अपने पेरेंट्स में वो डायबिटीज वाला लफड़ा है, सो दे आर हैविंग सीवियर इश्यूज विद देयर आईज, जिसको डायबिटीज से पूछ लेना। जो अंदर का जो पर्दा होता है ना, वो फूल जाता है, इन्फ्लेमेशन आता है, उससे उनका विजन क्लियर नहीं होता है, उनको बायफोकल लेंस डालने पड़ते हैं। वो आता है 60,000 का। और एक इंजेक्शन लगाया था तुम्हें मधो, इंजेक्शन, एक इंजेक्शन आंख में, उसका ही कॉस्ट 50,000 है इंजेक्शन का। जैसे कि मतलब ये ऐसा ना पर्दा है इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर दिख रहा है अपन को, तो अंदर भी होता है वो रेटिना। उस स्वेलिंग की वजह से अगर ये फूल गया तो तुम्हें विजन क्लियर नहीं दिखेगा, वो फूल जाता है, क्या करोगे? इंजेक्शन से वो एंटी इन्फ्लेमेशन का 50,000 का एक इंजेक्शन। अब तुम ये सब खर्चा के बारे में तब सोचोगे कि चलो 4 महीने में सैलरी दो भाई, ये टेंशन ही नहीं लेने का ना भाई, तू डाल जो 2 मार इंजेक्शन, उठना नहीं चाहिए वो वापस। पढ़ दो, परफेक्ट करी ना तू भाई, सोचो वोचो कर। पर 50,000, अरे लाख वाड़ू मार। तो मैं जानू तभी ऐसे बोल रहा हूँ, सबसे अच्छा कौन सा लेंस है तेरे पास? लो बाई फोकल डाल चल। 10,000 से चालू होता है, सस्ता नो शौकत नहीं मोंगू। तुम कमाओ ना, ये ना हमको ना, वी हैव बीन ग्रोन अप इन अ वे, पैसा बचाओ। सारा इसी चक्कर में हम गरीब रहते हैं। खर्चा बढ़ाओ लेकिन कैपेसिटी भी बढ़ाओ कमाने की। ये જે તમે ચલાવી લો છો ને સસ્તામાં, એટલે જ પૈસાવાળા નથી થતા આપણે। ચલાવી જ નહીં લેવાનું, ચાલશે જ નહીં આપણને। જોઈશે 20,000 वाला बूट तो कमाओ। तो आप सोच लो, 100 रुपए पे एक पॉइंट मिलता है, तो 20,000 के जूते के लिए कितना क्रेडिट कार्ड घिसा होगा मैंने। सिर्फ जूते नहीं, बहुत सारी चीजें लेता हूँ मैं इससे। पेट्रोल से लेके स्विगी तक, एवरीथिंग इज कमिंग थ्रू कार्ड, ऑनलाइन मोड ओनली, नथिंग एल्स। तो सर, अभी पप्पा को बोलो तुमके नेट बैंकिंग से पप्पा पेमेंट करें क्रेडिट कार्ड, हाँ सर ने बोला है। તો બોલે કે ફ્રોડ થાય છે હવે, તો તમે ધ્યાનમાં રાખો તો થઈ જાય। એનું પણ 200 રૂપિયાનું જ ઇન્સ્યોરન્સ આવે છે, જ્યાં તમને 5 લાખનું કવરેજ આપે 200 રૂપિયામાં। વી આર ફાઇનાન્શિયલ પીપલ,
अपन नहीं लेंगे तो कौन लेगा? तो रखो 200 का, और हर 2 साल में, 1 साल में कार्ड चेंज कर दो। कितने का? 300 रुपए का खर्चा ना। कार्ड स्वैप तुम हर जगह पे कर रहे हो, तो उसका मास्किंग होने का चांस बढ़ गया, तो हर साल चेंज कर दो। क्रेडिट कार्ड वाले तो घर पे देके जाते हैं, सर कार्ड चेंज करो यार, 1 साल से यूज कर रहे हो, फ्री में अपग्रेड, तो कर लो चेंज। ये जो कैश में खर्चा कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हें ले लेके घूमने का। जीपे बीपे भी बंद करो अभी से। जैसे सीएमए बनोगे ना, इंस्टीट्यूट अगेन हैज ए टाइप। मेरा वो टाइप वाला कार्ड नहीं है, पीओबी के साथ लाइफ टाइम फ्री, नो मेंबरशिप दैट यू आर सपोज टू पे। सीएमए इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं। सीएमए इंस्टीट्यूट, सी इंस्टीट्यूट बोथ हैव अ टाइप विद इंश्योरेंस, मेडिक्लेम हो या लाइफ इंश्योरेंस हो। सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, अब जैसे सीए इंस्टीट्यूट मेरे को 10 लाख का तो इंश्योरेंस दे रहा है सिर्फ 500 रुपए में पर ईयर, इंस्टीट्यूट दे रहा है। इवन टू द स्टूडेंट दे आर गिविंग मेडिक्लेम। मेरे सारे आर्टिकल जो सीए के हैं उन सबको, आई थिंक सीएमए में भी है ये, तो ले लो। 300 300 रुपए में मिल रहा है 2 2 लाख का इंश्योरेंस। पप्पा मम्मी को टेंशन नहीं ना, स्टाइपेंड से निकल जाएगा उतना तो। तुम लोगोगे नहीं पैसा बचाना, क्यों बचाना है? पहले रिस्क कवर करो, रिस्क कवर हो गया फिर खर्चा करो, एंड देन इट इज एन हैबिट। दिस इज हाउ यू कैन गो विद द स्ट्रेटजी विदाउट एनी फियर। कुछ भी चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और 6 महीने के पैसे बैंक अकाउंट में होने चाहिए 6 महीने के बाद, बाकी सारे इन्वेस्टेड होने चाहिए। बैंक में कितना पैसा होना चाहिए? सिर्फ 6 महीने का। सो 50,000 तुम्हारा खर्चा है, तो बैंक के अंदर होने चाहिए 3 लाख रुपए। ये आ गया उसमें, 3 से ऊपर है तो लिक्विड फंड में डालो, म्यूचुअल फंड कहीं पे भी, बैंक में नहीं होने चाहिए। अब पप्पा का स्टेटमेंट खोल के जब देखोगे तुम, सेविंग अकाउंट में कभी कभी पड़े रहते हैं 8 लाख 10 लाख। में क्या कर रहे होते? तो मेरे दादू थे, उनका तो पेंशन महीने का 1 लाख रुपए था। आर्मी में से कैप्टन होकर रिटायर हुए थे, पेंशन मतलब एट द एज ऑफ 99, ही लास्ट ईयर ही पास हुए एट द एज ऑफ 101 और 100। तब तक घर पे बैठे बैठे पेंशन हर महीने 1 लाख। तो दादा हमें गड़ू फाड़ी फाड़ी थाकी जाइए, त्यारे मान भेगा है, हम तो शांति सुबह उन्होंने 1 लाख जमा। अब जरा सोचो उनकी सेविंग में कितना पैसा पड़ा रहता है। और सेविंग अकाउंट तुम्हें कितना इंटरेस्ट देता है पता है? 4% पर एनम। तो क्यों इधर रखे हो? कम से कम एफडी कर दो, कम से कम। अच्छा तुमने एफडी कर दी तो डिफरेंस में से तुम्हारे साल का ना मोबाइल का बिल निकल जाए। ये कुछ करते ही नहीं अपन। जैसे कंपनी का ट्रेजरी मैनेज करता था मैं, आई कैन नॉट टेक द नेम्स बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट। उसका इतना करोड़ों का फंड पड़ा रहता है, वो हैंडलिंग ट्रेजरी ऑफ इट। करोड़ों का फंड ऐसे ही करंट अकाउंट में, उसमें तो कुछ ब्याज नहीं मिलता है। मैंने उसको शॉर्ट टर्म एफडी कराया 7 7 दिन का, 7 दिन के बाद रिन्यू, और उतना बैलेंस रखा है जितना कंपनी को आने वाले 4 महीने के लिए चाहिए। बाकी सारा शॉर्ट टर्म एफडी, और वो भी 7 दिन, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि इमरजेंसी आ जाए कभी तो फटाक से मैं तोड़ना चाहूँ तो तोड़ भी सकता हूँ। अच्छा सिर्फ उसके इंटरेस्ट से ना पूरे साल का फाइनेंस डिपार्टमेंट का सैलरी हो गया। इंटरेस्ट से फाइनेंस डिपार्टमेंट का पूरा सैलरी पूरे साल का। सो जब भी मीटिंग हो, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट फ्री में चला रहा हूं मैं। चल आगे एक बार काम करते रहा। किसी को ये आइडिया ही नहीं था कर क्या रहे हो, मतलब तुम लोग ये रखो इसको। करोड़ मतलब 200 200 करोड़ पड़ा हुआ है ऐसे ही करंट अकाउंट में लेटा हुआ है। अरे जा भाई काम कर, पैसे कमाए के लिए पैसे को बोलना पड़े ना। तू क्या पड़ा हुआ इधर? दिस इज कॉल्ड माइक्रो लेवल प्लानिंग। फाइन। अगेन सो हेल्थ केयर, 3 बेसिक फैक्टर्स: क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स। सो पहले हॉस्पिटल जितना भी चार्जेस लेता था रूम रेंट का भी, वो भी पूरा एग्जम्प्ट ही था, लेकिन अब लिमिट आ गया है कितना? 5,000 तक। 5,000 से ज्यादा हुआ तो रूम चार्जेस पे भी जीएसटी, हॉस्पिटल के रूम चार्जेस पे भी जीएसटी लगेगा। हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Am I clear or not everyone? I hope understood. लेकिन अगर सुन लो, जल्दबाजी मत करो। ऊपर मैंने कुछ पढ़ा नहीं, सीधा नीचे वाली लाइन पे अंडरलाइन करवाया। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये 5,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर बंदा आईसीयू में लेटा हुआ है, क्योंकि वहां तो खर्चा होता ही है। सो अलग अलग प्रकार के आईसीयू के नाम, सीसीयू आईसीयू सब लिखे हुए हैं। तो बेसिकली क्रिटिकल केयर यूनिट्स में अगर आप हो
और उसका चार्ज 5,000 से ज्यादा है तो वो कंटिन्यू टू बिकम एन एग्जम्प्ट। लेकिन तुम ऐसे ही सुपर डिलक्स रूम में रहते हो जिसका रेंट 5,000 से ज्यादा है, इट इज नॉट क्रिटिकली केयर यूनिट, तो फिर 5,000 से ऊपर अगर हुआ तो पूरे पे जीएसटी लगे। एम आई क्लियर और नॉट एवरीवन? आई होप अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या है? सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स नॉट पैसेंजर्स इन एम्बुलेंस। कौन से वाले? ए वाले के लिए। देखो मैंने पहले ही बोल के रखा अलग अलग है, और तुम्हें अलग अलग जगह पे एग्जाम्पशन में दिख रही है। ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर इज डिफरेंट, टूरिस्ट इज अ डिफरेंट, पेशेंट्स इज अ डिफरेंट, एंड डेड बॉडी वाज देयर इन योर शेड्यूल नंबर 3। Am I clear? Sure? Fine. We are stopping for the day. चलो।